वंदे मातरम। 13 अक्टूबर 2020 सायं 8 बजे उदय मन्ना आप सबों से मिलने के लिए उपस्थित हो चुका है। और आप जानते हैं कि रोज़ाना फेसबुक लाइव सकारात्मक पत्रकारिता और सकारात्मक भारत निर्माण के लिए एक कोशिश है। आप जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। और ये रोज़ाना की तरह ये फेसबुक यूट्यूब पे लोड किया जाता है और उसके माध्यम से लोगों तक सकारात्मक भारत आंदोलन यानी सकारात्मक सोच जो है राम जानकी संस्थान आरजेएस की देश भर में पहुंचाने की एक कोशिश है। आप जानते हैं कोरोना लॉकडाउन में फिजिकल डिस्टेंसिंग के चलते हम लोग फिजिकल बैठकें नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसके माध्यम से सकारात्मक भारत आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। और आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम चल जा रहा है और मुंबई के साहिल जी के सहयोग से आरजेएस का जो सॉन्ग है उससे ये कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। तो लीजिए आपके पास पहुंचाते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। यहाँ तो सरकारों को जगाने का ही मंत्र है और ये देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम होता है। इसमें हम लोग अपने भारत के जो महापुरुष हैं उन लोगों को याद करते हैं और इसके साथ साथ कुछ संगीत भी सुनते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले हम लोग उन 13 अक्टूबर और 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर आज है तो हम लोग कल भी बताए थे, क्योंकि 12 अक्टूबर को जो फेसबुक लाइव हुआ था उसमें हम 13 अक्टूबर के बारे में भी चर्चा करते हैं, अपने महापुरुषों के बारे में बताते हैं। और 13 और 14 अक्टूबर के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी आज के बारे में और फिर आने वाले कल के बारे में। तो बता दें कि 13 अक्टूबर जो है जन्मदिन है भूमेंद्र वर्मन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनेता थे, जो असम के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 1931 में आपका जन्म हुआ था। सीके नायडू भारत के क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान सीके नायडू जी का 13 अक्टूबर 1895 में जन्म हुआ था। भूला भाई देसाई जो प्रख्यात विधिवेता, प्रमुख संसदीय नेता और महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोगी थे, तो भूला भाई जी का 13 अक्टूबर को 1877 में जन्म हुआ था। उसी तरह से 13 अक्टूबर को अशोक कुमार जो भारतीय फिल्म अभिनेता थे, उनका 1911 में 13 अक्टूबर को जन्म हुआ था। और यहाँ पर ही बताना चाहेंगे कि 13 अक्टूबर पुण्यतिथि भी है पार्श्व गायक किशोर कुमार का। अशोक कुमार और किशोर कुमार दोनों ही भाई थे। और यख मोनोन तो इटली में जन्मी फ्रांसीसी अभिनेत्री और गायिका थी। उनके 13 अक्टूबर 1921 को जन्मदिन। मार्गरेट थैचर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का 13 अक्टूबर 1925 को जन्मदिन। एननमस कुरी ग्रीक गायिका और राजनीतिज्ञ का 13 अक्टूबर 1934 को जन्मदिन। नुसरत फतेह अली खान सूफी शैली के प्रसिद्ध पाकिस्तानी गायक हैं, ये भक्ति के गायक हैं। और नुसरत फतेह अली खान साहब का 13 अक्टूबर 1948 को जन्मदिन है। और इसी के साथ जैसा बताया मैंने कि किशोर कुमार की पुण्यतिथि भी है। किशोर कुमार साहब का 1987 को 13 अक्टूबर के दिन जो है निधन हो गया था। पार्श्व गायक फिल्मों के जो किशोर कुमार जी थे। अन्नपूर्णा देवी सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सुरबहार वादक, 2018 में आपका 13 अक्टूबर को निधन हो गया था। और इसी के साथ रजिया सुल्तान जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी, उनका 14 अक्टूबर को 1240 में निधन हो गया था। 14 अक्टूबर
के दिन जो है जन्मदिन है ऋत्विक भट्टाचार्य, जो भारत के स्क्वैश खिलाड़ी हैं, तो उनका 14 अक्टूबर को जन्मदिन 1979 में हुआ था ऋत्विक भट्टाचार्य जी का। बहादुर शाह प्रथम दिल्ली, जो कि भारत का मुगल बादशाह थे, और 1643 में 14 अक्टूबर को जन्मदिन। 1884 में लाला हरदयाल, जो भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और गदर पार्टी के संस्थापक थे, 1884 में 14 अक्टूबर को जन्मदिन। 1931 में 14 अक्टूबर को निखिल रंजन बनर्जी, जो संगीतकार हैं, उनका जन्मदिन। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक का 14 अक्टूबर को 1950 में जन्मदिन। मोबितु सेस सीको, जेरे के राष्ट्रपति, जिनका 14 अक्टूबर 1930 को जन्मदिन। लालू भाई सामलदास मेहता, जो प्रसिद्ध उद्योगपति थे, 1926 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। 1863 में 14 अक्टूबर को आपका जन्मदिन हुआ था। और बताया था कि रजिया सुल्तान, आप जानते हैं, उस पर फिल्म भी बनी है, तो भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो 14 अक्टूबर 1240 को इनका निधन हो गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के बारे में बहुत कुछ जाना कि कौन कौन से महापुरुष जो हैं आज और कल समर्पित है इन लोगों का जन्मदिन। और इसी तरह से अब हम लोग कुछ लोगों के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और एक और जानकारी है आज के कल के दिन के बारे में कि राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता और भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगरी का निधन 14 अक्टूबर 2004 को हुआ था। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री, वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता मोहन धारिया का निधन 14 अक्टूबर 2013 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3,85,000 अनुयायियों के साथ कोचांदा में बौद्ध धर्म स्वीकार करके अपने समर्थकों को 22 बौद्ध प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करने की सलाह दी थी। तो ये सब बातें हुई 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर की। और ये इसलिए जानकारी दे दी जाती है क्योंकि बहुत सारे पत्रकार होते हैं जो इन सब लोगों के बारे में लिखना चाहेंगे, तो वो जानकारी उन तक पहुंच जाएगी। और जो लोग हैं अपने महापुरुषों के बारे में एक बार याद भी कर लेंगे। और कुछ महापुरुषों के बारे में हम लोग अभी चर्चा भी करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए थोड़ा सा मनोरंजन भी है, इंफॉर्मेशन भी है, इंफोटेनमेंट जिसको कहते हैं। और आप जानते हैं कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सारे कलाकारों को नेम, फेम, पैसे, यश, कीर्ति काफ़ी दिया है। और बड़े साधारण से व्यक्तियों के लिए भी फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करके लोगों ने जगह बनाई। और उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हमने अभी सुनाया था पूर्वोत्तर भारत से एक NSD से पास आउट थे। उन्होंने जब पूछा गया था कि भाई थिएटर करने, एक्टिंग करने के लिए क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उन्होंने कहा कि हाँ, इंस्टीट्यूट कोई भी हो, चाहे वर्कशॉप हो, कहीं ना कहीं से टेक्निक की जानकारी के लिए इनकी ज़रूरत होती है। बाकी बाई बर्थ मोहम्मद रफ़ी साहब तो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए थे, लेकिन वो सबसे बड़े पार्श्व गायक बने। तो कला अंदर में होती है, और जुनून, जज्बा जो रहता है, ईमानदारी, लगन और मेहनत के बल पे इंसान पता नहीं इस दुनिया में भी चाहे कितनी भी समस्याएं सामने हों, उनको दरकिनार करते हुए लक्ष्य अगर उसने निर्धारित कर लिया और उसी लक्ष्य पर अगर वो चलता रहा, तो सारी कायनात उसे सफल करने के लिए लग जाती है। और इसी तरह आप लोग भी लग चुके हैं सकारात्मक भारत आंदोलन को पूरे भारत में पहुंचाने के लिए, और उसका असर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। जिस तरह से कोर्ट में आज हाथरस को लेकर जो सवाल पूछे गए थे और उस पर जो आया वो आप लोग पहुंचा होगा कि कहीं ना कहीं आदमी अगर सही नहीं है तो कहीं ना कहीं वो चपेटे में, लपेटे में आ जाता है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो सकारात्मक सोच के साथ ही हो सकती है, नहीं तो कभी भी मामला फंस सकता है। तो इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। और ओमपुरी साहब भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और सफल हुए फिल्म के अभिनेता जो थे, और काफ़ी उन्होंने फिल्मों में अभिनय किया। और आप जानते हैं कि ओमपुरी जी बहुत ही साधारण परिवार से, उनका तो ये कहना है कि माता पिता ने उनका केवल जन्म दिया, बाकी लोगों ने ही उनको ओमपुरी बनाया। और नसीरुद्दीन साहब भी साथ में हैं, और अनुपम खेर साहब जस्ट लाइक इंटरव्यू ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इनसे। और ये बहुत ही प्रेरक स्टोरी है उन लोगों के लिए जो निराश हो चुके हैं। बहुत ही सकारात्मक, प्रेरक
चीज़ें आपके पास पहुंचा रहे हैं? कि एक 6 साल का बच्चा चाय की दुकान पे चाय के गिलास धो रहा है और आज वो ओमपुरी बना बैठा है, तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। क्या बात। आपने बहुत सारे ऑड जॉब्स भी किए थे, एक तो लैब में आप कॉलेज के लिए, और क्या क्या? वकील के साथ मुंशी था। अच्छा। जिसने नाटक में काम करने के लिए, मतलब मुझे परफॉर्मेंस दी मेरी चंडीगढ़ में, उसने मना कर दिया कि 3 दिन की छुट्टी नहीं दूंगा। अच्छा। मैंने कहा तो फिर अपनी नौकरी रख ले, मेरा हिसाब कर दे। अच्छा। हाँ। नौकरी छोड़ के चला गया। तो कॉलेज के लड़कों को पता चला नौकरी छोड़ा है। उन्होंने प्रिंसिपल से बात की, तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा, प्रोफेसर से कहा, यार कॉलेज में कोई है जगह? बोली है कि लैब असिस्टेंट की, लेकिन ये तो आर्ट्स का स्टूडेंट है, इसको क्या पता साइंस के बारे में। बोले कुछ नहीं जी, कोई बात नहीं, लड़के अपने आप कहते हैं नीली शीशी पकड़ा दे भाई, पीली शीशी पकड़ा दे भाई। वंडरफुल। हाँ। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग रहे थे जिन्होंने अपने तरीके से आपकी हेल्प करी थी। अरे बहुत सारे। मुझे मतलब माँ बाप ने तो सिर्फ पैदा किया था। अच्छा। मुझे पाला दोस्तों ने है, एक मेरे बगल में बैठा है। तो ये है, मैं उन सब दोस्तों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। फिर आपने एनएसडी ज्वाइन कैसे किया? एनएसडी नेशनल ड्रामा। नेशनल स्कूल ड्रामा इस तरह से ज्वाइन किया, मैंने ख्वाहिश जाहिर की टिवाना साहब को कि मैं नेशनल स्कूल ड्रामा ज्वाइन करना चाहता हूँ जी। तो उस वक्त मैं सरकारी नौकरी करने लगा था। अच्छा। क्लर्क था मैं। हाँ। लोअर डिवीजन क्लर्क था जी। तो उन्होंने मुझे डिस्करेज किया। उन्होंने कहा देखो तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल होता है जी, और थिएटर में धन नहीं है और तुम गरीब परिवार से हो, तो इसलिए तुम क्या कमाओगे, कैसे कमाओगे। बहरहाल मैंने ठान ली थी, मैंने चुपके से अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू आ गई, इंटरव्यू दे दी, फिर सिलेक्ट हो गए। फिर उनको बोल दिया कि हम तो सिलेक्ट हो गए, हम तो जा रहे हैं। और 200 रुपए का स्टाइपेंड भी मिल रहा है। हाँ, 200 रुपए का स्टाइपेंड भी मिल रहा है और सरकारी नौकरी हमने छोड़ दी। नसीर तो साहब बड़े कैलकुलेटेड रिस्क लिए जिंदगी में जी, बिकॉज लूज करने को कुछ नहीं था। लूज करे कुछ। नसीर साहब, आपकी पहली मुलाकात, योर फर्स्ट मेमोरी ओम जी की क्या है? पहले दिन स्कूल पे ओम और जसपाल दोनों पटियाला से आए थे जी। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, तीसरी मंजिल पे था स्कूल जी। तो ओम खड़े हुए थे वहां पर, जसपाल बाथरूम के अंदर था। हाँ। सफेद कमीज पहने हुए थे दोनों, मुझे अच्छा। ये याद है। अच्छा। और जैसे ही मैं सीढ़ियों पर से आया, ओम ने कहा कि माय नेम इज ओमपुरी। अच्छा, अंग्रेजी में बोले? अच्छा। और मैंने कहा माय नेम इज नसीर शाह। मैंने ये सोचा कि बड़ी अच्छी आवाज है इसकी, काश मेरी आवाज ऐसी होती। मैं बताना चाहूँ तो क्या पता करो इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों घुटा घुटा सा रहता है। अच्छा। तो उन्होंने पता किया, मैंने कहा भैया मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। बोले क्या बात? मैंने कहा अंग्रेजी नहीं आती मुझे। तो अलकाई साहब ने मुझे बुलाया, बोले देखो तुम मत बोलो अंग्रेजी में, तुम हिंदी में बोलो, और अंग्रेजी इंप्रूव करने के लिए अखबार पढ़ो ऊंचे ऊंचे। दोस्त लोग जब अंग्रेजी बोलते हैं उनके साथ अंग्रेजी बोलो, गलत बोल रहे हो अगर वो हंसे भी तो भी चिंता मत करो। और मैंने वो सब बातें मानी और अब मैंने कुछ 22-23 अंग्रेजी फिल्में कर डाली हैं। क्या बात है। लुक्स के ऊपर बात बहुत चलती है हिंदुस्तानी सिनेमा, बड़ी जरूरी है साहब। हाँ, और हिंदुस्तानी सिनेमा जब खासकर 80s, 70s, मिड 70s और 80s में, तो लुक्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि लुक्स है कि नहीं, बाल है कि नहीं, चौड़ा सीना है कि नहीं। नसीर साहब, आपको इस बात का कभी कॉम्प्लेक्स था? कॉम्प्लेक्स बिल्कुल था। अच्छा। हालांकि हौसला बढ़ाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर भी अपीयर हो गए थे तब तक। जी जी। सिर्फ खूबसूरत चेहरे नहीं थे जी, ये कैरेक्टर वाले चेहरे भी आने लगे थे जी। और मुझे ये मालूम था कि मेरी शक्ल फिल्म स्टार जैसी नहीं है और इसको बात को एक्सेप्ट करने में तकलीफ तो हुई, लेकिन आई वॉज एबल टू लिव विद इट। एंड आई रियलाइज कि मुझ में एडवांटेज ये है कि मैं अपने चेहरे को बदल सकता हूं। और हैंडसमनेस का तो ये है, सीधी बात ये कि यू आर एज हैंडसम एज यू फील। एक ओम की और मेरी तस्वीर है एनएसडी के दिनों की, जिसको देख के शबाना आजमी ने ये कहा
कि दो इतने बदशक्ल इंसान कैसे ये जुर्रत कर सकते हैं एक्टर बनने की। ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यार? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या भैया मैं इनका बहुत ऋणी हूं, क्योंकि सचमुच मतलब वैसे गोविंद हलानी, श्याम बेनेगल मैं मानता हूं मेरे मेंटर हैं यहाँ, लेकिन मुझे जो धक्का दिया है, अगर ये नसीरुद्दीन शाह मुझे धक्का नहीं देता तो मैं आज यहाँ नहीं पहुंचता। क्या बात है, क्या बात है। ये जब फिल्म इंस्टीट्यूट से इन्होंने इमीडिएटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, छुट्टियों में आए और मेरे साथ रहे और मुझे कहा तुम जो है फिल्म इंस्टीट्यूट आओगे, आना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास कुछ धेला भी नहीं है। ही सेड नहीं, यू बैग बोरो स्टील बट यू हैव टू कम टू फिल्म इंस्टीट्यूट। पुरी साहब आजकल ऐसी दोस्ती नहीं है इसकी। जी हाँ, तो एक तरह से 6 साल का बच्चा ये सुनाने के और दिखाने के पीछे यही है कि देखिए एक सकारात्मक सोच और अपने प्रोफेशन से प्यार, अपने लक्ष्य से प्यार, कोई ना कोई जिंदगी में लक्ष्य होना चाहिए। ओमपुरी साहब अगर इतना कुछ अच्छा कर गए तो उन्होंने बचपन से ही लक्ष्य बनाया था, सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी उन्होंने, क्योंकि वो चाहते थे कि एक्टिंग की दुनिया में वो कुछ करें। चेहरा वगैरह तो उस वक्त भी डिमांड थी, लेकिन इन लोगों ने नया ट्रेंड विकसित किया है। लीक लीक गाड़ी चले, लिख ही चले कपूत, लीक छाड़ी तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो इसको चरितार्थ किया इन लोगों ने। और फिर दोस्ती के बारे में कहा कि अगर दोस्त मिल जाता है, सच्चा दोस्त, यानी कि हमारी अगर सकारात्मक सोच है तो इस तरह की जो दोस्ती होती है तो उसमें आदमी आगे बढ़ता है। और नकारात्मक लोगों से आरजेएस की बराबर कोशिश रहती है कि उन लोगों से दूर रहा जाए। और आज जो फेसबुक पेज पर आप लोग देख रहे हैं, ये आरजेएस के ही जो लोग हैं उन्होंने ही प्रेरित किया कि इसको फेसबुक पेज पर लाया जाए और इसको शिफ्ट किया। उन लोगों ने कोशिश करके इसको फेसबुक पेज पर लाया, वो लोग सहयोग कर रहे हैं और उन लोगों के सहयोग से ये फेसबुक पेज पे हजारों हजार लोग आने वाले दिनों में जुड़ने वाले हैं। तो ये चीजें होती हैं कि अगर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, सकारात्मक भारत आंदोलन भी सकारात्मक सोच के साथ, आरजेएस एक सकारात्मक सोच है, आप जानते हैं। और इसीलिए यहां पर जो चीजें दिखाई जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं, उसमें सारी चीजें सकारात्मक होती हैं। और आने वाले दिनों में इन चीजों को लोग जो है वो क्योंकि यूट्यूब पे हर चीज जो है वो यूट्यूब पे जा रही है, सारे एपिसोड जाने वाले हैं और वो लोड हो गए हैं। कल का यूट्यूब पे लोड हो गया है, आज का भी यूट्यूब पे लोड हो जाएगा और आरजेएस के जितने भी ग्रुप हैं उसमें ये शेयर कर दिया जाएगा। तो आप जानते हैं कि सकारात्मक सोच के साथ आरजेएस जो है वो काम शुरू कर चुका है और उसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे आप लोगों के सहयोग से। आज पुण्यतिथि है सिस्टर निवेदिता। आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की प्रथम शिष्या थी, उनको श्रद्धांजलि दिया जाए आज उनकी पुण्यतिथि पर। स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या, स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का निधन 1911 में 13 अक्टूबर को हुआ था। और भी जानकारी इनके बारे में देते हैं और एक एक करके हम लोग उन महापुरुषों को भी श्रद्धांजलि देंगे और उनसे मिलेंगे। तो इनके बारे में बता दें कि स्वामी जी को तो आप जानते ही हैं, आयरिश स्वतंत्रता सेनानियों के घर में पैदा हुई निवेदिता और इनका असली नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। वो सामाजिक कार्यकर्ता और अध्यापिका थी जो स्वामी विवेकानंद से बेहद प्रभावित थी और 1998 में उनकी शिष्या बनने के बाद उन्हें निवेदिता नाम दिया गया, यानी कि उनका नाम था असली मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल और वो उनका नाम शिष्या बनने के बाद निवेदिता रखा गया। निवेदिता जी शिक्षा और महिलाओं की आज़ादी की प्रखर समर्थक थीं और 1998 में कोलकाता के
बाग बाजार में उन्होंने एक स्कूल खोला। वो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ थीं और अंग्रेज़ों से लड़ने वाले क्रांतिकारियों से उनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे। 1899 में फैली महामारी प्लेग फैल गया था और एक नर्स के तौर पर उन्होंने लोगों की सेवा की और अपनी जान दे दी। होता है, कोरोना में भी बहुत सारे लोग जो हैं, हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी, मौन रखकर श्रद्धांजलि दी थी। तो ऐसी थी निवेदिता दी, अपनी जान की परवाह न करते हुए उन लोगों को जो कि प्लेग, आप जानते हैं, गांव के गांव उस चपेट में आ जाते थे, और इनको श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं। ऐसी महान हस्तियों को श्रद्धांजलि देना ही सकारात्मक भारत आंदोलन का अर्थ है। अब आइए आपको मिलवाते हैं, आज पुण्यतिथि है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी प्रसिद्ध संगीतकार थी। आइए आपको बहुत सारे नाम आप पहली बार भी सुन रहे होंगे, लेकिन इनकी कला ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित अन्नपूर्णा देवी का जन्म मध्य प्रदेश के मैहर में साल 1927 में हुआ था। इन्होंने संगीत की शुरुआत शिक्षा अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान से ली थी। अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान से ली थी। सोनिया मैहर घराना स्थापित करने में अलाउद्दीन खान का बड़ा हाथ माना जाता है। अन्नपूर्णा देवी ने मशहूर संगीतकार पंडित रविशंकर से शादी की थी। उनके बेटे का नाम शुभेंद्र शंकर है। रविशंकर का निधन 2012 में हो गया। बाद में अन्नपूर्णा देवी ने ऋषि कुमार पांड्या से दूसरी शादी कर ली। तो ये अन्नपूर्णा देवी थी, संगीतकार थी, और आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं। और इसके बाद आइए हम लोग याद करें जो दत्तोपंत ठेंगरी साहब का जो है वो महानिर्वाण हुआ 14 अक्टूबर को। 2004 में 14 अक्टूबर को दत्तोपंत बापूराव ठेंगरी जी का जन्म पुणे में हुआ था। श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगरी का विचार जो है वो हजारों वर्षों तक देशभक्तों को मार्गदर्शन करता रहेगा। लगभग 200 से अधिक छोटी बड़ी पुस्तकें लिखी आपने, सैकड़ों प्रतिवेदन प्रकाशित किए और हजारों की संख्या में आलेख, उनके विचार जो है पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का जन्म 10 नवंबर 1920 को दीपावली के दिन महाराष्ट्र के वर्धा जिला के आरवी नामक ग्राम में हुआ था। दत्तोपंत जी के पिताजी श्री बाबूराव दाजीबा ठेंगड़ी सुप्रसिद्ध अधिवक्ता थे, वकील थे, और माताजी श्रीमती जानकी देवी गंभीर आध्यात्मिक अभिरुचि से संपन्न साक्षात कृष्ण मूर्ति और भगवान दत्तात्रेय की परम भक्त थीं। परिवार में एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। दत्तोपंत ठेंगरी साहब भारत के राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता और भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ के संस्थापक थे। और इस तरह से वो भारतीय संस्कृति और भारत के लोग, ग्राम स्वराज्य, स्वदेशी जागरण मंच, आप जानते हैं कई तरह के कार्यक्रम स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए, सब आत्मनिर्भर भारत, ये सब आत्मनिर्भर भारत की सोच जो है दत्तोपंत ठेंगरी साहब ने उस जमाने में ही दे दी थी। तो आज हम लोग उनके महानिर्वाण दिवस पर दत्तोपंत ठेंगरी साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 14 अक्टूबर आपका निर्वाण हुआ था 2004 में। और उसी तरह से आपको 13 अक्टूबर जो है वो नुसरत फ़तेह अली खान सूफ़ी गायक थे, उनको हम लोग आज उनके जन्मदिन को मनाएं। 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद पाकिस्तान में आपका जन्म हुआ था। मुस्लिम सूफी भक्ति संगीत की विधा कव्वाली के महान गायक तो थे ही, उनके साथ साथ गायन ने कव्वाली को पाकिस्तान से आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इनके पिता उस्ताद फ़तेह अली खान साहब जो स्वयं बहुत मशहूर कव्वाल थे, उन्होंने अपने बेटे को इस क्षेत्र में आने से रोका था और ख़ानदान की 600 सालों से चली आ रही परंपरा को तोड़ना चाहा, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक बार श्रद्धांजलि विनम्र देते हैं हम लोग ये 13 अक्टूबर जन्मदिन पर। गज़ब की आवाज़ थी, आवाज़ आपका निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना माना नाम है।
नुसरत को एक ख्याति प्राप्त कव्वाल बनने से रोक नहीं पाए। उन्होंने फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड कराए और कई धर्मनिरपेक्ष गाने रिकॉर्ड किए, जिन्हें विशेष रूप से पश्चिमी श्रोताओं ने सराहा भी। उनके पिता फतेह अली खां और उनके दो चाचा शास्त्रीय शैली के प्रसिद्ध कव्वाल थे। नुसरत ने संगीत की शिक्षा अपने पिता से हासिल की, लेकिन सन 1964 में अपने पिताजी की अंत्येष्टि पर गाने के बाद ही कव्वाली परंपरा के प्रति अपने को समर्पित कर दिए। 2 साल बाद उन्होंने अपने चाचाओं के साथ अपनी पहली मंचीय प्रस्तुति दी। सन 1970 के शुरू में उन्होंने स्वयं को पूरे पाकिस्तान में अपने समय के उत्कृष्ट कव्वाल के रूप में स्थापित कर लिया था। 1985 में इंग्लैंड में विश्व संगीत सम्मेलन में गाने के बाद उनकी प्रतिभा की चर्चा चारों ओर शुरू हो गई थी और शीघ्र ही वो नियमित रूप से यूरोप भर में मशहूर हो गए थे। वो 1989 में अमेरिका घूमने गए और सन 1992 में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अतिथि कलाकार के रूप में 1 साल तक संगीत की शिक्षा दी। उन्हें 10 घंटे तक लगातार गाने के लिए जाना जाता है। हालांकि 1996 में मधुमेह और उम्र के कारण शरीर में कमजोरी आ गई थी और आपका निधन 16 अगस्त 1997 को हो गया था। तो आपको जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आप को सादर नमन कर रहे हैं। नुसरत फ़तेह अली खां साहब, आपने इस देश को, कव्वाली के और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को अपने नवाजा। और अब जन्मदिन है गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी का 14 अक्टूबर। तो हम लोग फेसबुक लाइव में 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं। कल भी हम लोग 14 अक्टूबर को भी याद करेंगे गदर मचाने वाले लाला हरदयाल जी को, और एक बार श्रद्धांजलि हम लोग दें इनको। इन्होंने बहुत देशभक्ति का काम किया। आज हम लोगों की बारी है कि ऐसे लोगों को हम लोग याद करें। ऋण चुकाना तो खैर संभव नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद किया है। कितना संघर्ष हुआ होगा जब अंग्रेज़ों का शासन था, उसमें किस तरह से इन लोगों ने संघर्ष किया था। विदेश भी गए, अमेरिका में गदर पार्टी की नींव रखी थी। कई साल बेहद सादा जीवन गुजारा था, उबले आलू अनाज खाया और जमीन पर सोए। राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ने की खातिर ऑक्सफोर्ड की 2 स्कॉलरशिप और भारतीय नौकरशाही में रोजगार को ठुकरा दिया था। 1909 में पेरिस चले गए और वंदे मातरम अखबार का संपादन किया था। अमेरिकी शहर फिलाडेल्फिया में निधन से ठीक पहले उन्होंने एक लेक्चर भी दिया था, जिसमें कहा कि मुझसे किसी से कोई शिकवा नहीं है, और वहां से लौटते समय ही इनका निधन हुआ था। इनका निधन रहस्यमयी हुआ है लाला हरदयाल जी का। देश को स्वतंत्र कराने की धुन में जिन्होंने अपनी और अपने परिवार की खुशियों को बलिदान कर दिया, ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे 14 अक्टूबर 1888 को दिल्ली में जन्मे लाला हरदयाल। इनके पिता श्री गौरा दयाल और माता श्रीमती भोली रानी थीं। इन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं सदा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बीए में तो उन्होंने पूरे प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। लाला हरदयाल जी ने दिल्ली की लाहौर में उच्च शिक्षा प्राप्त की। देशभक्ति की भावना उनके अंदर छात्र जीवन से ही भरी थी। मास्टर अमीरचंद, भाई बाल मुकुंद आदि के साथ उन्होंने दिल्ली में भी युवकों के दल का गठन किया। लाहौर में उनके दल में लाला लाजपत राय जैसे युवक सम्मिलित थे। एमए की परीक्षा में सम्मानपूर्वक स्थान पाने के कारण उन्हें पंजाब सरकार की छात्रवृत्ति मिली है और अध्ययन के लिए वो लंदन चले गए। 1905 में शासकीय छात्रवृत्ति पाकर ये ऑक्सफोर्ड जाकर पढ़ने लगे और उन दिनों लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडिया हाउस, नाम सुने होंगे, क्रांतिकारियों का वो बहुत ही सुपरिचित नाम था। इंडिया हाउस भारतीय छात्रों का मिलन केंद्र था। बंग भंग के विरोध में हुए आंदोलन के समय अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए, उन्हें सुनकर लाला हरदयाल जी बेचैन हो उठे थे। उन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और लंदन आकर वर्मा जी के सोशलॉजी के नामक मासिक पत्रिका में स्वतंत्रता के पक्ष में लेख लिखने लगे। भारत लौटकर सबसे पहले पूना जाकर वे लोकमान्य गंगाधर तिलक से मिले। उसके बाद फिर न जाने क्या हुआ, उन्होंने पटियाला पहुंचकर गौतम बुद्ध के समान संन्यास ले लिया। शिष्य मंडली के सम्मुख लगातार 3 सप्ताह तक संसार के क्रांतिकारियों के जीवन का विवेचन किया। तत्पश्चात लाहौर के अंग्रेजी दैनिक पंजाबी
का संपादन करने लगे। लाला जी के आलस्य, त्याग, अहंकार शून्यता, सरलता, विद्वता, भाषा पर आधिपत्य, बुद्धि प्रखरता, राष्ट्रभक्ति और ओज तथा पर दुख में संवेदनशीलता जैसे असाधारण गुणों के कारण कोई भी व्यक्ति एक बार उनका दर्शन करते ही मुग्ध हो जाता था। वे अपने सभी निजी पत्र हिंदी में ही लिखते थे, किंतु दक्षिण भारत के भक्तों को सदैव संस्कृत में उत्तर देते थे। लाला जी बहुधा ये कहा करते थे, अंग्रेज शिक्षा पद्धति से राष्ट्रीय चरित्र तो नष्ट होता ही है, राष्ट्रीय जीवन का स्रोत भी विषाक्त हो जाता है। अंग्रेज ईसाइयत के प्रसार द्वारा हमारे दासत्व को स्थायी बना रहे हैं। कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्होंने हथियार के दम पर अंग्रेजी सरकार को झुकने पर मजबूर किया, तो वहीं कुछ क्रांतिकारियों ने अपने कलम के दम पर अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ाई। कलम के दम पर देश की आजादी में योगदान देने वाले क्रांतिकारियों में लाला हरदयाल सिंह का एक बड़ा नाम है। 4 मार्च 1938 को ही रहस्यमय तरीके से जब वो विदेश में फिलाडेल्फिया में भाषण देकर और लौट रहे थे, तो रहस्यमय तरीके से 54 साल की उम्र में लाला हरदयाल जी का निधन हो गया, मौत हो गई उनकी। तो ऐसे लोग थे जो देश के लिए कर गए। अब हम लोगों की बारी है कि इन लोगों को हम लोग कम से कम याद करें, याद रखें और इनके बारे में चर्चा करें, क्योंकि देश में इन्हीं लोगों से हालात जो हैं वो सुधर सकते हैं। हमारे इतिहास से ही शिक्षा मिलती है कि हम लोग किस तरह से उन महापुरुषों के बताए हुए कि भारत को आज़ाद कराने, अब आज़ाद भारत की रक्षा करने के लिए हम लोगों को क्या करना है। तो वंदे मातरम जो है, जय हिंद जय भारत, ये सरकारों को जगाने का एक मंत्र है। हम लोग आगे बात करेंगे इन सब चीज़ों पर, जो समस्याएं हैं उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जगजीत सिंह जी का वो गज़ल सुनते हैं जो वसीम बरेलवी साहब का था। एक बार वो गज़ल आपको दिखा देते हैं। हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी की थी और जगजीत सिंह जी को भी अभी हाल ही में हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी थी। आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूं और कहने को क्या रह गया। आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूं और कहने को क्या रह गया। आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। जगजीत सिंह की आवाज में वसीम बरेलवी जी की ये रचना आप सुनिए। आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। क्या कहूँ, क्या कहूँ, क्या कहूँ, क्या कहूँ और कहने क्या रह गया। आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। क्या कहूँ और कहने क्या रह गया। आपको देख कर देखता रह गया। इसी लहर में वसीम बरेलवी की गजल है। आते आते मेरा नाम सा रह गया, 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 आते आते मेरा नाम सा रह गया। उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया।
उसके होठों पे कुछ कांपता रहे। जी हाँ, सुनने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की एक पाबंदी है। छोटे छोटे क्लिप्स दिखाकर वहां तक पहुंचाने की कोशिश है कि सकारात्मक पत्रकारिता क्या होती है, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आए। और सकारात्मक पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि सच्चाई से मुख मोड़ लिया जाए, बल्कि सच्चाई को बेहतर तरीके से रखना। और जैसा लाला हरदयाल जी ने पत्रकारिता की है, अगर देश के लिए पत्रकारिता होती है, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम की पत्रकारिता होती है, तो सरकारों को जगाने का उसमें मंत्र आता है। और उस तरफ भी हम लोग रुख करते हैं और कुछ उन हालातों की भी चर्चा करते हैं कि ऐसे हालात जो हैं वो क्यों हो जाते हैं। और आज की ही घटना से अगर रूबरू कराना चाहें तो आज उत्तर प्रदेश विधानसभा की ये सामने की घटना, आत्मदाह करती भारत की ये बेटी, लखनऊ। ज्यादा इस पे दिखाने की वो नहीं है। आप समझ चुके होंगे कि हम इस हालात से गुजर रहे हैं। आखिर कोई आत्मदाह करता है तो कहाँ से वो जो है वो इतनी हिम्मत लाता है। जान सबको प्यारी होती है, जान है तो जहान है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बेबस हो जाता है। तो आप जानते हैं डॉक्टर RS पटेल जो हैं, उनका ये है कि वो कह रहे हैं, आगे वो लिख रहे हैं, हम आप तक सिर्फ पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसकी सच्चाई मैंने फ़ोन करके पता कर लिया है कि ये घटना सच्ची है। और आपको बता दें कि यूपी, ये डॉक्टर RS पटेल का कहना है, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा के सामने इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले अमेठी की रहने वाली एक माँ बेटी ने भी इसी तरह से खुद को जला लिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। पड़ोसी से नाली को लेकर इसका विवाद हुआ था। मामला थाने तक पहुंचा, जब मीडिया कर्मियों ने महिला की जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो रहे थे। बाद में उसकी मौत हो गई और तब पुलिस की कार्यशैली पर बहुत गुस्सा आया था। ये गुस्सा, क्योंकि ये लपट जो है वो रुकने वाली नहीं होती है, ये कहां तक जाएगी। इसलिए ये जरूरी है कि सभी लोग जो हैं वो इस चीज को समझें कि इसको, चिंगारी को ही रोक देना आग लगने से पहले जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं तूफान आने से पहले सब कुछ शांत दिखाई देता है। तूफान आने से पहले कि कहीं ये शांति तो नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हैं, और उसी के साथ और भी जगहों पे घटना हो रही है। हम कोई प्रदेश का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन 3 बहनों, वो भारत की बेटी पर एसिड फेंका गया, बीती रात की घटना है। तीनों बहनें नाबालिग हैं और उनका इलाज स्थानीय जिला अस्पताल में चल रहा है। तो अब आप बताइए कि भारत की बेटियों का घटना कहीं की भी हो, भारत की बेटी कहीं भी हो, लेकिन उसके साथ ऐसा रात में सोते समय भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये आग की लपट जो है ये हमारी मानसिकता को कितना नकारात्मक कर चुकी है कि हमारी भारत की बेटियों पर एसिड फेंके जा रहे हैं। ये दिल दहल जाता है, क्योंकि बेटियां या कोई भी हो, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग हो, अगर इस तरह से घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी तो आप समझते हैं कि क्या भारत निर्माण हो रहा है, ये क्या ये नकारात्मकता नहीं है। इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है, और सकारात्मक 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 पॉजिटिव इंडिया पॉजिटिव इंडिया पॉजिटिव इंडिया पूरे भारत में फैलाने की जरूरत है। इसलिए ये फेसबुक पेज पर इसको लाया गया। फेसबुक पेज पर आने के बाद अब धीरे धीरे ये दूर तक जा रहा है। आप जो कमेंट्स लिखते हैं वो, या आपकी जो बात की जाती है, ये विचार जो है वो, नॉलेज इज पावर। हम लोगों के पास नॉलेज का पावर होना चाहिए, ताकि हम उन चीजों को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों को समझा सकें, चाहे पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं। आवाज की है तो खूबसूरती है, अगर दृष्टि बाधित है तो भी वो
आवाज के माध्यम से समझ जाएगा। यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है ये। इसका सदुपयोग किसी जमाने में आकाशवाणी द्वारा किया गया था, दृष्टिबाधित लोग भी उसको सुन कर और समझ जाते थे। तो इसलिए हमें अब संभल कर जो है ना सोशल मीडिया का उपयोग भी करना है और इन चीजों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि लोग समझें। किसी के बहकावे में नहीं आने की जरूरत है। तो ये बातें हैं। और कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी दोनों भाई अशोक कुमार और किशोर कुमार जी की। एक बार फिर से 13 अक्टूबर जो है वो जन्मदिन है फिल्म अभिनेता अशोक कुमार का और पुण्यतिथि है किशोर कुमार जी का 13 अक्टूबर। तो आइए एक बार फिर दोनों भाइयों को श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि हम लोग फेसबुक लाइव में आज की चर्चा करेंगे और आने वाले कल की भी चर्चा करते हैं। दादा मुनि के नाम से अशोक कुमार को भी जानते हैं, फिल्म अभिनेता और पार्श्व गायक, और अभिनेता किशोर कुमार। दोनों भाइयों की जो जयंती और पुण्यतिथि है उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। फिल्म अभिनेता अशोक कुमार बिहार के भागलपुर शहर के आदमपुर मोहल्ले में 13 अक्टूबर 1911 को जन्मे थे और कुमुद कुमार गांगुली इनका नाम था। बाद में वो अशोक कुमार हो गए, दादा मुनि के नाम से भी फेमस हो गए। और 10 दिसंबर 2001 मुंबई में जो है आपका निधन हुआ। हिंदी फिल्मों के अभिनेता जो हैं 1999 में भारत सरकार ने आपको कला के क्षेत्र में योगदानों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और सभी भाई बहनों में अशोक कुमार बड़े थे। उनके पिता कुंजलाल गांगुली मध्य प्रदेश में खंडवा में वकील थे और गायक एवं अभिनेता किशोर कुमार एवं अभिनेता अनूप कुमार उनके छोटे भाई थे। दरअसल इन दोनों को फिल्मों में आने की प्रेरणा भी अशोक कुमार जी से ही मिली थी। तीनों भाई चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम दाढ़ी जैसी फिल्मों में एक साथ काम करके दर्शकों को खूब हंसा चुके हैं। आज भी चलती का नाम गाड़ी को बेहतरीन हास्य फिल्मों में गिना जाता है। अशोक कुमार की अभिनीत फिल्में हैं आशीर्वाद, अफसाना, कानून, चलती का नाम गाड़ी, विक्टोरिया नंबर 203, छोटी सी बात, शौकीन, मिली, खूबसूरत, बहू बेगम, पाकिजा, गुमराह, एक ही रास्ता, बंदनी, ममता, ये सब फिल्में हैं अशोक कुमार जी की। और उन्होंने विलेन की भी भूमिका की थी। और इत्तेफाकन अशोक कुमार की जन्मतिथि 13 अक्टूबर और किशोर कुमार के निधन की ये तारीख बन गई। किशोर कुमार जी के बारे में बताना चाहेंगे कि 58 वर्ष की आयु में ही आपका निधन 13 अक्टूबर को हो गया और आपके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार आपके जन्मस्थली खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। किशोर कुमार का प्रवेश फिल्म जगत में बगैर किसी औपचारिक प्रशिक्षण के हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण उनके भाई अशोक कुमार का फिल्म जगत में प्रभाव होना था। अशोक कुमार और किशोर कुमार की उम्र में 18 साल का अंतर था, जिसका फायदा यह हुआ कि किशोर काफी कम उम्र में ही फिल्मों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। छोटी सी उम्र में ही बॉम्बे टॉकीज के लिए कोरस गायक बन गए थे। इसमें अशोक कुमार जी ने काम किया था। किशोर कुमार का जन्म छोटे से शहर खंडवा में हुआ था और इनकी जन्म तिथि जो है वो 4 अगस्त 1929 है। ये एक बंगाली परिवार में जन्मे थे और इनका जन्म का नाम जो है आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार जी का आभास कुमार गांगुली नाम था। हिंदी फिल्म उद्योग में उन्होंने बंगाली, हिंदी, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में गाया था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे और उस श्रेणी में सबसे ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया था। उसी साल उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उस वर्ष के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार पुरस्कार, एक नया पुरस्कार हिंदी सिनेमा के लिए योगदान के लिए चालू कर दिया था। फिल्म बॉम्बे टॉकीज से किशोर कुमार ने अपने गायन करियर की शुरुआत की। बॉम्बे टॉकीज से इस फिल्म में उन्होंने पार्श्व गायक की भूमिका निभाई। 1946 में आई फिल्म शिकारी उनकी पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनेता की भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1948 में फिल्म जिद्दी में उन्होंने देवानंद के लिए गाना गाया था। 1951 में फिल्म आंदोलन में उन्होंने अभिनेता की भूमिका निभाई। 1954 में उन्होंने विमल राय की नौकरी में एक बेरोजगार युवक की संवेदनशील भूमिका निभाकर जबरदस्त अभिनय प्रतिभा का परिचय दिया था। इसके बाद 1955 में आई बाप रे बाप, 1956 में नई दिल्ली, 1957 में मिस्टर मेरी और आशा और 1958 में बनी चलती का नाम गाड़ी, जिसमें किशोर कुमार ने अपने दोनों भाइयों अशोक कुमार अनूप कुमार के साथ काम किया। संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन ने किशोर कुमार के करियर को बनाने में बहुत मदद की थी। आर.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार ने मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, फंटूस, 9-2-11, पेइंग गेस्ट, गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने जैसी फिल्मों में अपनी जादुई आवाज से फिल्मी संगीत के दीवानों को अपना दीवाना बना लिया।
फिल्म पड़ोसन में उनके करियर की सबसे बेमिसाल फिल्म रही, और इस फिल्म में जिस तरह से मस्त मौला किरदार उन्होंने निभाया वैसा ही असल जिंदगी में भी वो थे। कई शादियां भी की थीं। वर्ष 1975 में फिल्म अमानुष के गाने दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। आप भी गुनगुनाते रहिए। गुनगुनाना जो है सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, शरीर को सकारात्मक रखता है। 1978 में डॉन के गाने कई के पान बनारस वाला के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वर्ष 1980 में फिल्म हजार राहें जो मुड़ के देखी के गाने थोड़ी सी बेवफाई सहित वर्ष 1982 में फिल्म नमक हलाल के गाने पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया, और 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। हम सभी उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और इन भाइयों ने फिल्म जगत को बहुत कुछ मनोरंजन के हिसाब से या अच्छी फिल्मों के रूप में भी इन्होंने दिया, और अशोक कुमार जी ने भी कुछ फिल्मों में गाने गाए हैं। तो ये सब बातें इसलिए आप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं कि देखिए, ज़िंदगी में हर आदमी देश के लिए कुछ ना कुछ करके जाए, और देश में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी मैं कहूं कि कुछ समस्याएं चल रही हैं, तो उस पर अपने विचार को स्पष्ट रखिए। अपने विचार को जहां भी आप रखेंगे सकारात्मक रखिए, और सकारात्मक रखने से आपको अपनी एनर्जी भी बचेगी, और दूसरे लोग भी अच्छा समाज बनाने की तरफ जो है वो आएंगे। तो ये बातें थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। अब आइए, जो देश में समस्याएं हैं उसे लेकर संदीप चौधरी न्यूज़ 24 के हैं, उनकी एक छोटी सी चीज़ें सुनाती हैं। हालांकि आप समझ गए होंगे कि समस्या की तरफ इशारा है कि आज देश किस दिशा में गुजर रहा है। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा डिवाइड एंड रूल की। फूट डालो, राज करो नीति की, जिसका इस्तेमाल कर हमें बांट कर 200 साल तक मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हम पर राज किया, देश का बंटवारा तक हो गया। और कहते हैं कि जो समझदार समाज होता है, समझदार देश होता है, वो अतीत से, अपने इतिहास से सबक लेता है। लेकिन लगता है कि हमने कोई सबक नहीं लिया है। आज की तारीख में हम एक संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल, कोरोना काल में जी रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 23.9% का गोता लगा रही है। आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा गोता। बेरोजगारी का आलम आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं। चीन के साथ हमारी तकरार चल रही है। लेकिन ऐसे वक्त में जब पूरे देश को एक साथ होना चाहिए, इस आपदा, इन मुश्किल वक्त से लड़ने के लिए, निपटने के लिए, हम अब भी एक दूसरे को बांटने में या बटने में ही आमादा हैं। और ये मैं किस लिए कह रहा हूं? कोरोना काल की शुरुआत हुई तो सबसे पहले तबलीगी जमात की बात की गई। तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस फैला दिया। आज लगभग 70 लाख तक संक्रमण का आंकड़ा पहुंच रहा है। अब हम न्यू नॉर्मल में हो गए। उस वक्त हिंदू मुसलमान करने की बात की गई। मौलाना साद का बड़ा नाम लिया जा रहा था, तबलीगी जमात का सदर। वो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसका पता ही नहीं, अब चर्चा ही नहीं। प्रवासी मजदूरों को लेकर भी आपने देखा, हम एक दूसरे को ही बांटने में लगे हुए थे। एक सूबा दूसरे सूबे से लड़ रहा था। मजदूर दिल्ली से चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। बसों को लेकर राजनीति, ट्रेन चलाने को लेकर राजनीति। बॉर्डर पर भी लोगों को रोक दिया गया। कोई चलते चलते दिल का दौरा पड़ने के चलते चल बसा। कोई रेलवे पटरी पर 16 लोग सो गए, वो कट गए। एक बहादुर बेटी गुरुग्राम से बिहार तक अपने बीमार बाप को साइकिल पर ही ले गई। लेकिन हम एक दूसरे को बांटने में लगे थे। चीन के साथ तकरार है, पाकिस्तान के साथ नहीं, वरना वो हिंदू मुसलमान हो जाता। तो चीन के साथ तकरार में जब पूरे देश को एक साथ होना चाहिए, या सवाल पूछे जाएं या सच की बात की जाए। ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए ये चीज़ें नई हैं। आप भी जानते हैं कि देश में क्या कुछ चल रहा है, और हमारी क्या जिम्मेदारी है। अगर लाला हरदयाल जो हैं वो अपने देश
के लिए सारे चीज़ों को कुर्बान कर गए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी वो कुछ जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग जिंदा इंसान हैं, और जिंदा इंसान है तो जिंदा दिखना भी चाहिए। और इसीलिए दिखने के लिए ही हम लोगों को कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, हम लोगों ने किया क्या। तो हम लोग इन महापुरुषों के आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई गई। क्या बांटने के लिए, बांटो और राज करो की नीति क्या अंग्रेजों ने जो बनाई थी, क्या आज हमारे भारतीयों के को भी उस पर चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। तो इसको नकारने की जरूरत है। नकारेगा कौन? ये तो भारत के लोग नकारेंगे। आरजेएस एक सकारात्मक सोच है, और ये भारतीयों तक इसी सोच को कि बांट कौन रहा है, हम भी अच्छे आप भी अच्छे, तो फिर बांट कौन रहा है। तो इस नजरिए को समझने की जरूरत है कि जो भी बांट रहे हैं उनकी नकारात्मक नजरिया, स्वार्थ की नजरिया, वो राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम करने वाले लोग नहीं हैं। वो क्योंकि देश सर्वोपरि है, ये देश है तभी हम लोग हैं। आज जानते हैं देश में क्या हो रहा है। हमारे जो सैनिक हैं, उन लोगों को जो गांव में उनके परिवार रह रहे हैं, हम उनकी रक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं, वो झगड़े हो जा रहे हैं। और कहीं तो ये भी चीजें आई हैं कि एक जो फौजी था उसके साथ सिपाही ने मारपीट कर दी। इतना भी सम्मान हम नहीं कर पा रहे हैं, जो बेचारे अपनी जान की परवाह न करते हुए बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं। हम लोग आज जो घरों में सुख की नींद सोते हैं कि सुबह अगली सुबह हम देख पाएंगे, उनके लिए तो वो नींद भी नहीं है। उनको पता ही नहीं है कब मौत गले लगा लेगी। कितने कृतज्ञ हो चुके हैं हम लोग, कितने कृतज्ञ हो चुके हैं कि उन फौजी के जो परिवार गांव में रह रहे हैं, उन लोगों की रक्षा गांव वाले ही नहीं कर रहे हैं। कितने कृतज्ञ हो गए हैं। उन्हें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये सकारात्मकता है, ये पॉजिटिविटी है। वैसे तो सबकी सुरक्षा के लिए हम लोगों की सोच ऐसी होनी चाहिए। महिलाओं को लेकर देख ही रहे हैं देश में क्या हो रहा है। इस तरह की स्थिति हो गई है कि ये चीजें रुक नहीं रही हैं। खबर आपके पास आए या नहीं आए, लेकिन मान के चलिए कि ये घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी दब जाती हैं, सोशल मीडिया कुछ निकाल कर ले आता है जो हम लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन मन व्यथित होता है कि आखिर इस समाज को क्या हो गया है। इसलिए अभिव्यक्ति का जो सशक्त माध्यम है, चाहे सोशल मीडिया या फिल्में हैं या हम लोग जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, आप भी कुछ लिख रहे हैं, तो उन बातों से ही विचार बनते हैं और इन विचारों को नई पीढ़ी तक ले जाने की जरूरत है। और इसी के माध्यम से हम लोग महापुरुषों का सम्मान कर रहे हैं, साथ में अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों में से कितने लोग हैं जो इस बात को आज समझ चुके हैं? नहीं समझ चुके हैं कि आरजेएस जो है वो कर क्या रहा है। सकारात्मक सोच के साथ जो आरजेएस की मैगजीन निकाली गई वो आप लोगों के पास है। आरजेएस राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, देखिए सबसे पहले है आरजेएस सकारात्मक सोच के साथ जय हिंद जय भारत, ये स्मारिका है। और बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, एनडीएमसी का बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम, शायद आप कल्पना नहीं कर सकते इतना अच्छा सुंदर ऑडिटोरियम में कन्वेंशन सेंटर कनॉट प्लेस नई दिल्ली में। आप जानते हैं कनॉट प्लेस प्रीमियर इलाका है दिल्ली का, और वहां पर देखिए ये गणमान्य लोग जो आए थे, जिंदा शहीद एमएस बिट्टा साहब, जिन्होंने आतंकवादियों ने पूरे इनके पैर में स्टील लगा हुआ है, स्टील बॉडी हैं ये, लेकिन जिंदा शहीद कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने कई बार गोलियों और बम्बों से जो है वो घायल हुए और पूरा पैर काटना पड़ा, स्टील लगा हुआ है। ये मुख्य अतिथि कई बार आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, आरजेएस वंदे मातरम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस तरह से ये सब लोग जुड़े हुए हैं। आप पार्थ सारथी थपलियाल साहब लगातार वेबिनार में भी हिस्सा लिए, ए.के. झिंगन साहब और सभी लोग यहाँ पर हैं। और ये देखिए ये पूरी टीम है, ये आरजेएस की जो मैगजीन है, इस सकारात्मक सोच के साथ ये जो मैगजीन निकाली गई, इसमें आज़ादी के बाद जैसे प्राणकर जैसे स्थापक, देखिए अरविंद कुमार सिंह जी ने लिखा है, जो कि कार्यक्रम प्रमुख हैं राज्यसभा टीवी, और उन्होंने बहुत अच्छा आलेख लिखा था। प्राणकर जैसे संपादक तो नहीं, पर उनकी राह पर तो चल ही सकते हैं। तो इस तरह की प्राणकर साहब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अरविंद मोहन साहब बहुत बड़े पत्रकार, चंपारण में गांधी जी के सत्याग्रह पर इन्होंने बहुत अच्छा, और एबीपी के न्यूज एनालिस्ट में हैं, कई अखबारों में जनसत्ता वगैरह में ये ऊंचे पोस्ट पर रहे। और ये देखिए बैठकें हुई थी उसके बारे में, सब लोग देश के विभिन्न भागों में आरजेएस सकारात्मक बैठक करने वाले आयोजकों की झलकियां हैं। ये बंगाल से लेकर सिलीगुड़ी और बिहार और नोएडा और दिल्ली और तमाम जगहों पर
जो है सब ये आरजेएस टीम आरजेएस ने ये सब, ये देखिए डॉक्टर नरेंद्र टेसर जी हैं, अपने बैठकें, कई आरजेएस स्टार हैं ये, और इस तरह से तमाम हरियाणा वगैरह सब जगह जो है ये बैठकें की गई थी। तमाम लोगों ने ये वेबिनार में जुड़े राष्ट्रीय सहारा के पूर्व संपादक ओंकारेश्वर पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने भी लिखा मीडिया के मन की बात, और ये मैगजीन निकाली गई थी। उसके बाद ये देखिए, उससे पहले ये राष्ट्र प्रथम सकारात्मक सोच के साथ आरजेएस वंदे मातरम 2 ये कार्यक्रम किया गया था। और हम लोग राष्ट्रीय कार्यक्रम 2 ही करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर सब लोग हैं, ये कार्यक्रम की रूपरेखा, यहाँ फोटोग्राफ्स वगैरह शेयर किए गए हैं, और इसमें सब लोगों ने अपनी अपनी सकारात्मकता के बारे में लिखा है। देश के पत्रकारों को जोड़ने का जरिया बना व्हाट्सएप, पॉजिटिव थिंकिंग इन जर्नलिज्म एंड नेशन बिल्डिंग, सकारात्मकता सफलता की सीढ़ी, सकारात्मक सोच में है जादू, सकारात्मक सोच और पत्रकारिता से भारत निर्माण, सफर में धूप तो होगी। और आप देखिए पॉजिटिव योगा, समस्याओं से निपटने का जरिया बनी सकारात्मक पत्रकारिता, और सकारात्मकता की उपलब्धियां, सकारात्मक सोच के कारण मिला टीम आरजेएस का साथ। ये देखिए अपना आरजेएस डेली डायरी न्यूज़ जो है वो मीडिया स्टार है, वो सबसे पहला मीडिया स्टार, मास मीडिया एंड पॉजिटिव सोशल AK मर्चेंट साहब, है ना, युवा संदेश और आरजेएस वंदे मातरम सकारात्मक अभियान है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हम लोग सकारात्मकता का 5 सालों से, ये 5वीं एनिवर्सरी है, और इसी अवसर पर हम लोग जो है वो पूरे देश में फेसबुक लाइव जो पेज है उसके माध्यम से पहुंचा रहे हैं, और इसके बाद ये यूट्यूब पर चली जाएंगी। ये सारी आपके जो विचार हैं, आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, वो ये यूट्यूब पर चली जाएगी, और एक कोड वर्ड आपको दे दिया जाएगा, ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जिसको डालते ही डेट डालेंगे और वो आप लिखेंगे, यूट्यूब पर आपको एनी टाइम एनीवेयर इन द वर्ल्ड आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी समय दे रहे हैं, लेकिन अपने आसपास की छोटी छोटी वीडियोस लोगों से बातचीत करके, आप तो पॉजिटिव हैं, आरजेएस में हैं, आपके विचार पॉजिटिव हैं, लेकिन आपकी चीजें, आप क्या कार्य कर रहे हैं, वो आना आरजेएस में बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना लोगों से बातचीत किए आप लोगों को पॉजिटिव नहीं बना सकते हैं, या उनकी विचारधारा को चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको उनके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा। लेकिन वो आदमी आपको रेस्पेक्ट देगा, जैसे ही वो सकारात्मक बनेगा वो आपको। और आरजेएस के बारे में लोग कहते हैं कि ये बड़े बड़े लोग कहते हैं कि इसके बारे में हमें पता नहीं था, पॉजिटिविटी क्या होती है। तकलीफें होंगी, थोड़ी सी समस्या आएगी, लेकिन सफाई करने में जो समस्या आती है वही आएगी, लेकिन सड़क साफ सुथरा हो जाएगी तो उस पर सभी चलेंगे और खुशी खुशी चलेंगे, सबको आनंद आएगा, वो आपका ही वातावरण सही होगा। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपके रिश्तेदार, उनको सकारात्मक शब्दों का उच्चारण सुनाइए, जैसे ही वो सकारात्मक शब्द को पकड़ेंगे वो आपके प्रति ज्यादा जिंदगी भर ऋणी रहेंगे, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, ये इतना अच्छा मंत्र है। ये आरजेएस को हमारे जो हम लोगों ने लगभग 300 से ऊपर लोगों को श्रद्धांजलि दी है, कई बैठकें, लघु बैठकें करके, ये आशीर्वाद आरजेएस को वहां से जो हमारे पूर्वज हैं उन लोगों ने दिया है, और लगातार श्रद्धांजलि देते जा रहे हैं। आरजेएस के अंदर कृपा करके उन लोगों का बरस रहा है। इसीलिए भारत का नंबर 1 पहला, आप कह सकते हैं कि भारत का पहला जो है, जो कि आप पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों को सम्मान देने जा रहे हैं, आज तक भारत में किसी ने नहीं किया है। और हमारे आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी जुड़ गए हैं, इनके लिए तालियां, क्योंकि आपका जुड़ना निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाने वाला है। और अभी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे का समय लगभग हो रहा है। और आरजेएस एडमिन दीपक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर विनय कुमार दिल्ली से जुड़े हैं, और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी पटना से जुड़े हैं, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी भी पटना से जुड़े हैं, वंदे मातरम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ आरजेएस में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ये शब्द अपने आप में देशभक्ति से ओतप्रोत है हमारे अंदर। जैसे राम आप कहते हैं, राम राम सुबह सुबह कहते हैं, या और भी वाहेगुरु जो भी कहते हैं, तो उससे एक एनर्जी आती है। और धन्यवाद दे रहे हैं डॉक्टर विष्णुपुरी जी, और लेखक हैं विष्णुपुरी जी, और नरेंद्र टेसर जी आरजेएस राष्ट्रीय स्टार हैं, पूर्ति फूड विजन लघु उद्यमी भी हैं ये। और देख रहे हैं विजय लक्ष्मी जी बहादुरगढ़ से हैं, वंदे मातरम लिख रही हैं, और इन्होंने लिखा है कि कविता भी लिख लेती है, शिक्षक हैं, हरियाणा से जुड़ी हैं। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो लोग ही उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। बिल्कुल विजय लक्ष्मी जी, इसीलिए कहा गया है कि झाड़ने, जो रोड की सफाई है
उसको करने में जितनी तकलीफ होगी बस उतना ही है। एक बार रोड बन गया तो रोड मैप तैयार हो गया तो फिर तो सबके लिए, आपके लिए भी और औरों के लिए भी, पड़ोसियों के लिए भी आने जाने में वो रास्ता, सकारात्मक सोच के रास्ता बनाने की जरूरत है। फायदा अपना ही है, अपना ही फायदा है, अपने ही रिश्तेदारों का फायदा है। तो इसको आगे बढ़ते रहने के, अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती के शून्य की तरह होता है। जी हाँ, शून्य की तरह होता है, लेकिन शून्य अगर लग जाए तो 10, 2 लग जाए तो 100, 3 लग जाए तो 1000। लोगों की नजर में भले ही उसका मूल्य कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो जिनके साथ होते हैं उनकी कीमत बढ़ा देते हैं। जी हाँ, और नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के सुशील खन्ना जी जुड़ गए हैं। जय हिंद, जय हिंद आप लोगों को, डॉक्टर साहब और दीप माथुर जी। योर डेडिकेशन, इन्वॉल्वमेंट एंड बला 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 बला, काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, ग्रुप में भी लिखते हैं। तो बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। हमारे पास और भी चीज़ें थी, लेकिन वो कल हम लोग इस पर सायं 8 बजे लगातार इसी पेज पर इसी तरह से जुड़ेंगे हम लोग, और आप लोगों को इसको ग्रुप में भी भेजा जाएगा। आप अगर इसको शेयर करते हैं, ये जिम्मेदारी समझते हैं कि आपको चाहिए सकारात्मक भारत, तो ड्यूटी बनती है कि आप भी इसको शेयर करें। हम तो मेहनत करेंगे, आप तक पहुंचा देंगे। इतने लोगों के बारे में जीवनी आरजेएस की रिसर्च टीम जो है वो तैयार करती है कि कौन सा आइटम जाना चाहिए, कौन सा आज जाना चाहिए, कौन सा कल जाना चाहिए, किसके बारे में डिटेल बात करनी है। तो आरजेएस की जो रिसर्च टीम है वो तैयार करके दे देती है, और आप तक हमारे पहुंचाने का हमारी जिम्मेदारी होती है। और ये बताते कि अमीन सयानी साहब का डिमांड आप लोगों ने किया था, और अमीन सयानी का प्रोग्राम पेश किया गया, और आप लोगों को इतना अच्छा लगा, और फेसबुक फ्रेंड्स को अच्छा लगा, व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों को अच्छा लगा कि रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने उसको देखा। आज यूट्यूब पर भी है, वो बाद में लगाया गया यूट्यूब पर, लेकिन पहले फेसबुक लाइव में बहुत सारे उसके लाइक्स और व्यूज आए हैं अमीन सयानी पर जो हुआ था। तो आप लोग जैसा कहेंगे कार्यक्रम आपको वैसा ही मिलेगा, और आप देख भी रहे होंगे कि कुछ ना कुछ तब्दीलियां की गई हैं, और भी ज्यादा एनर्जी लगाकर इसको और भी बेहतर करने के लिए, और टेक्निकली भी इसको और साउंड करने की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि 1 घंटे का कमिटमेंट है, 1 घंटा से ऑनवर्ड्स हो गया है। तो आप जानते हैं कि मुंबई के साहिल जी का ये कंट्रीब्यूशन है। आरजेएस का सॉन्ग जो है उन्होंने तैयार करके दिया है, 1 मिनट का सॉन्ग है, और इसी से प्रारंभ और इसी से समापन। बहुत ही बेहतरीन सकारात्मक सोच का ये सॉन्ग है, और मैं तो कई बार इसको सुनता हूं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जहां तो जगाने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये तो परिवार के लिए लाभदायक है, आपके मोहल्ले के लिए, आपके समाज के लिए, आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए, आपके महानगर के लिए, पूरे भारत के लिए। ये भारत की चीज़ है, और भारत को समर्पित करते हुए हम लोग प्यार बांटते चलो। इसी के साथ कल सायं 8 बजे फिर 14 अक्टूबर को आप लोगों से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय हिंद आप भी कहें, हम भी कहते हैं जय हिंद, जय भारत।